नमस्कार दोस्तों, चैनल का नाम है श्री हरि कृपा एजुकेशन और हम लोग सरल इंग्लिश के कुछ वीडियोस देख रहे थे। हमने इन वीडियोस में काफ़ी कुछ देखा और आज का जो टॉपिक है प्रोनाउन, ये भी एक बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा हिस्सा कवर करता है ग्रामर का। और समझने के हिसाब से हमने अब तक जो पढ़ा है उसके हिसाब से और उसको अगर ध्यान में रखें तो ये टॉपिक अब आसानी से पूरा हो जाएगा। और आप जैसे ये पहले से जानते हैं कि प्रोनाउन क्या है, कि नाउन के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। ये बात तो हमने एक बार पहले भी पढ़ी थी जब हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच देखा था, उसमें हमने थोड़ी जानकारी ली थी। आज हम अपनी जानकारी को और बढ़ाएंगे। तो ये दो हिस्सों में मैंने इनको लिखा, देखिए 1 से 3 तक और उसके बाद में ये 4 से लेके 7 तक प्रोनाउन इस तरह की होती हैं। इनको हम धीरे धीरे पढ़ लेंगे और सारी चीज़ें समझ में भी आएंगी। नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से देख लीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा। देखिए पर्सनल प्रोनाउंस, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, एम्फेटिक प्रोनाउन और इंडेफिनेट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। आप बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको पहली बात तो ये नाम नए नहीं लगेंगे और दूसरी बात इनमें बहुत सी चीज़ें आप ऑलरेडी जानते हैं। तो जो जानते हैं वो जल्दी ही आइडेंटिफाई हो जाएंगे आपको, आप खुद से ही ये कहेंगे कि ये तो मैं जानता हूँ। ठीक है, तो अपन धीरे धीरे आगे देखते हैं कि इसमें और क्या है। सबसे पहले हम पर्सनल प्रोनाउन देख लेते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन क्या है। किसी पुरुष, महिला या किसी वस्तु को बताने के लिए इनका प्रयोग बोलने, सुनने और तीसरे व्यक्ति के नामों के स्थान पर प्रयोग करते हैं। मतलब लंबा चौड़ा निकल गया कि कोई व्यक्ति है, कोई चीज़ है, उसका कोई नाम है और बार बार उसका नाम नहीं लेके हम उसके स्थान पर अब कुछ दूसरी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, तो वो प्रोनाउन है। और ये पर्सनल इसलिए कि कोई बोलने वाला, सुनने वाला या जिसके बारे में बातचीत की जा रही है उनको इंगित करती हैं, उनको बताने के काम में आती हैं। ठीक है, देख लेते हैं, ये पहले से आप जानते हैं। फिर देख लेते हैं फर्स्ट पर्सन, आई और वी, यानी कि जो व्यक्ति बोलता है, जो अपना वाक्य बोलता है, जो अपना कथन कहता है, वो आई और वी। आई अकेला है यानी कि मैं, और वी का मतलब है हम। ये आप पहले से जानते हैं। तो देखिए आई सिंगुलर है और वी प्लूरल है, ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है। इसी तरह से सेकंड पर्सन, सुनने वाला, जिस आदमी को वो बात कही जा रही है और जो सुन रहा है, उसके लिए जो प्रोनाउन हम इस्तेमाल करते हैं वो है यू। और थर्ड पर्सन के लिए ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, जो हमारे सामने नहीं है। तीसरा व्यक्ति जो या तो सामने नहीं है या फिर जिसके बारे में बात की जा रही है वह व्यक्ति, जैसे ही, शी, इट, दे, नेम, या कोई भी नाम हो सकता है। जैसे मैं और आप अगर किसी अन्य आदमी की बात करते हैं तो वो अन्य आदमी। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये हैं इनके प्रोनाउन आई, वी। सेकंड पर्सन का यू है, इसमें एक से ज़्यादा के लिए भी यू ही है और अकेले के लिए भी यू ही है। और थर्ड पर्सन के लिए ही, शी, इट, दे, नेम, इसमें ही, शी, इट जो हैं ये एक हैं, सिंगुलर हैं, और दे जो है वो प्लूरल है, और नेम जो है वो एक ही होता है, तो हम उसको सिंगुलर की तरह काम में लेते हैं। अब देखिए इन प्रोनाउंस का, यानी कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ये दोनों, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन की ये प्रोनाउन, इनको हम इन तरह से काम में ले सकते हैं। सब्जेक्ट केस, ऑब्जेक्ट केस, पजेसिव डिटरमाइनर, पजेसिव केस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन। देखिए 1 से लेके 3 तक का जो हमने प्रोनाउन डिसाइड किए थे, उनमें से हम इन सब के बारे में जानकारी ले लेंगे। मज़े की बात यह है कि आप जब अलग अलग बुक्स देखेंगे तो आपको अलग अलग प्रकार की मिल जाएंगी, किसी में 7 मिल जाएंगी, किसी में 8 मिल जाएंगी, किसी में 9 भी मिल जाएंगी। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इन चीज़ों को समझना है और सीखना है। जहाँ ये हमारे काम आए वहाँ जाए। इनकी संख्या चाहे फिर 100 ही क्यों ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या इनको बंटवारा किसी भी हिसाब से किया जाए। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि इनको समझें, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। ठीक है, तो 1 से 3 तक ये सारे इस्तेमाल यहाँ पर आ जाएंगे। ये एक ग्रीन जो कलर का एक बॉक्स है, इसमें आप देखिए
ये सेंटेंस का एक सामान्य सा स्ट्रक्चर जो हमने पहले भी देखा है वही है। सब्जेक्ट है, उसके बाद में वर्ब है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट है। अब देखिए, अगर आप किसी प्रोनाउन को सब्जेक्ट के स्थान पर लगा रहे हैं, इस स्थान पर, ये सेंटेंस है, इसमें इस जगह पर आप किसी प्रोनाउन को काम में ले रहे हैं तो उसको कहेंगे सब्जेक्ट केस। और इन्हीं प्रोनाउन को अगर आप ऑब्जेक्ट की जगह पर काम में ले रहे हैं तो फिर उसे कहेंगे ऑब्जेक्ट केस। लेकिन सब्जेक्ट केस और ऑब्जेक्ट केस में क्या होगा कि इनकी जो स्पेलिंग है या कहेंगे इनकी जो शक्ल है उसमें फ़र्क होगा, बाकी होगा तो वो एक ही। जैसे आई है, आई को अगर आप सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो आई, और अगर उसी को आप ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं यानी कि सब्जेक्ट कोई और हो तो फिर ये मी होगा। अब हम और देख लेंगे इनके केस। इसी तरह से पजेसिव डिटरमाइनर कि भाई कोई चीज़ जो है उसका मालिक कौन है, ये हमें पजेसिव डिटरमाइनर और पजेसिव केस से पता चल जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब ये होता है कि जब कोई आदमी कोई सब्जेक्ट है, वो अगर वर्ब यानी कि जो भी वो काम कर रहा है उसका असर उसके खुद के ऊपर ही पड़ता है तो हम ये कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यानी कि फिर से सुनिए, सब्जेक्ट है वो जो भी काम कर रहा है उसका असर उसके खुद के ऊपर ही पड़े तो इसको बोलते हैं हम प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव इफेक्ट है। और इसके लिए हम खुद पर जो प्रभाव पड़ रहा है उसके लिए हम एक और शब्द इस्तेमाल करेंगे। भाई सब्जेक्ट की जगह तो उसकी ये फर्स्ट पर्सन की प्रोनाउन आ जाएगी काम में, हो सकता है सेकंड वाली भी काम में ले लें, लेकिन अब वो खुद पर ही असर कर रही है तो उसके लिए हमें एक और प्रोनाउन की आवश्यकता पड़ती है, तो ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसी तरह से एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन ये होता है कि जोर दे के किसी बात को कहना। हमें सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, पहले आगे वाली स्लाइड देख लेते हैं। सब्जेक्ट, ये जो सेंटेंस है इसका ये सामान्य स्ट्रक्चर याद रखिएगा, इससे हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सब्जेक्ट केस का मतलब क्या हुआ कि जब प्रोनाउंस को सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं तो सब्जेक्ट केस, और अगर उन्हीं को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं तो फिर ऑब्जेक्ट केस। किसी विषय वस्तु या चीज़ के कब्जे के बारे में बातचीत हो रही है तो पजेसिव डिटरमाइनर और उनका पजेसिव केस। और अगर जो वर्ब सब्जेक्ट खुद पर ही प्रयोग करे तो फिर रिफ्लेक्सिव, और जोर दे के कह रहा है तो एम्फेटिक। अब देख लेते हैं इनको। ये चार्ट है, इसको आप देख कर डरे नहीं, ये बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। देखिए पर्सनल प्रोनाउन, अगर आप आई, यू, वी, दे, ही, शी, इन सब से आप पहले से वाकिफ़ हैं, परिचित हैं। अगर आप इनको सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल करें तो इनकी शक्लें ये होंगी। ये जो सेंटेंस की स्ट्रक्चर है इसमें अगर आप इस जगह पर काम में लेना चाहते हैं, आदमी तो यही होंगे बातचीत करने वाले, भैया तो मैं होऊंगा या आप होंगे या फिर कोई और होगा जिसके बारे में बातचीत की जाएगी। तो अब इन्हीं को मिला के सेंटेंस बन रहा है। तो अगर आप इस सब्जेक्ट की जगह पर किसी व्यक्ति को रख रहे हैं तो उसके लिए प्रोनाउन ये होंगी आई, यू, वी, दे, ही, शी। ठीक है। अगर आप ऑब्जेक्ट की जगह रख रहे हैं तो इस आई को आई नहीं रख के आप मी रखोगे। यू का यू ही है, वी का अस है, दे का देम है, ही का हिम है और शी का हर है। अब ये नीचे एग्जाम्पल्स हैं, इनको देख के आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से पजेसिव डिटरमाइनर, माई, योर, आवर, दियर, हिज, हर। पजेसिव केस में क्या होगा? माइन, योर्स, आवर्स, दियर्स, हिज, हर्स। रिफ्लेक्सिव में माई सेल्फ, योर सेल्फ, आर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ। और एम्फेटिक में भी यही एज इट इज हैं। देखिए आई, अगर आप मैं को सब्जेक्ट की जगह रख रहे हैं सेंटेंस में तो रखेंगे आई। अगर यही ऑब्जेक्ट की जगह हम इस्तेमाल कर रहे हैं और सब्जेक्ट कोई और हो तो फिर मी। कोई चीज़ है, पजेसिव डिटरमाइनर की तरह इस्तेमाल करते, कोई चीज़ है कार तो माई कार। ठीक है। माइन उसी के लिए, दिस इज माइन। ठीक है। इसी तरीके से माई सेल्फ और योर सेल्फ। अब इनका भी यूज़ हम आगे के जो एग्जाम्पल्स हैं उनमें देखेंगे। ये नीचे कुछ एग्जाम्पल्स हैं 6। इन उदाहरणों से हम इन जितनी भी प्रोनाउंस हैं इनका यूज़ कुछ समझने की कोशिश करेंगे। 2-4 मिल जाएंगे, 2-4 आगे मिल जाएंगी। देखिए आई एम ए स्टूडेंट।
हमने यहाँ पर आई काम में लिया, ठीक है, आई, तो ये सब्जेक्ट केस आई सब्जेक्ट के स्थान पर है, इसलिए हमने आई इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। अब ये देखिए, यू आर अ टीचर, तुम एक अध्यापक हो, तो यू हमने इस्तेमाल किया, ये यू सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट की जगह काम में आ रहा है, इसलिए यू इस्तेमाल कर लिया। इसी तरह से देखिए, वी प्लेड क्रिकेट, हमने क्रिकेट खेला, तो हमने ये जो वी है फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है, उसको हमने यहाँ पर काम में ले लिया। तो ये सेंटेंस, एक सेंटेंस, ये दूसरा और ये तीसरा, देखिए इसी पैटर्न पर हैं। अब ये देखिए, यू टॉट अस इंग्लिश, अब तुमने हमें अंग्रेजी पढ़ाई। इस सेंटेंस को आप गौर से देखिए, ये यू क्या है, ये रहा सब्जेक्ट केस, दिख रहा है, ये यू जो है सब्जेक्ट केस, सब्जेक्ट की जगह काम में लिया। उसके बाद में वर्ब टॉट, टीच की सेकंड फॉर्म है टॉट, और अस हमें। अब देखिए वी जो है सब्जेक्ट, अगर हम वी हमारे लिए ऑब्जेक्ट में अगर हम आ रहे हैं, जैसे अस जो है वो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है, देखिए ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की जगह पर हम आ रहे हैं, हम का मतलब हम, यू सामने वाला है, तो देखिए यू टॉट अस, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह पर ये वी का ऑब्जेक्ट केस हमने इस्तेमाल किया है। अगर हम सब्जेक्ट की जगह पर होते तब तो हम यूज़ करते वी, और अब हम ऑब्जेक्ट की जगह पर हैं, इसलिए हम यूज़ करेंगे अस सेंटेंस में। ये देखिए, ये अस, ये ऑब्जेक्ट और ये अस, समझ में आ रहा है। अब देखिए, आई रेस्पेक्ट माई एल्डर्स, मैं अपने बड़ों की इज्जत करता हूँ, उनका आदर करता हूँ। अब इसमें देखिए, आई रेस्पेक्ट, आई क्या है, सब्जेक्ट है, आ गया, ये आ गया, ये वर्ब आ गई। माई एल्डर्स यानी कि मेरे बड़े, तो देखिए पजेसिव माई यूज कर लिया ना। अब ऐसे यहाँ पर ये तो नहीं लिख सकते आई एल्डर्स, आई रेस्पेक्ट आई एल्डर्स, ये तो सेंटेंस सुनने में ही अच्छा नहीं लग रहा। तो माई, ये जो एल्डर्स हैं ये किसके एल्डर्स हैं, ये बताने के लिए हमने माई का इस्तेमाल किया है, आई नहीं लिखेंगे। ये आई के साथ ही जुड़े हुए ये सब जितने भी आप प्रोनाउंस देख रहे हैं, ये आई के हैं, ये यू के हैं, ये वी के हैं, ये दे के हैं, ये ही के हैं, और इसी तरह से ये शी के हैं। अब अलग अलग केस में इनकी प्रोनाउंस अलग अलग इस्तेमाल हो रही है। हम सब्जेक्ट केस का देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट केस का देख रहे हैं। पजेसिव में देखा आपने, आई रेस्पेक्ट माई टीचर्स, माई एल्डर्स, कोई बात नहीं, माई टीचर्स है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टीचर्स किसके हैं, मेरे हैं, और एल्डर्स हैं तो वो भी मेरे हैं। तो माई हमने क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि एक तरफ तो हम आई सब्जेक्ट में इस्तेमाल कर लिया, ये मुख्य क्रिया है, और माई एल्डर्स यानी कि मेरे बड़े, तो ये एल्डर्स किसके हैं, मेरे हैं। तो यहाँ से देखिए पजेसिव डिटरमाइनर माई इस्तेमाल किया, भाई ये किसके हैं एल्डर्स। अब इसी तरह से देखिए, दिस पेन इज़ माइन दैट इज़ योर्स, ये पेन मेरा है वो तुम्हारा। तो पेन के बातचीत पेन के बारे में हो रही है, ये जो नज़दीक पेन पड़ा है ये तो मेरा है, माइन, ये पजेसिव, और पजेसिव केस में, और दैट इज़ योर्स वो तुम्हारा है, तो योर्स, ये देखिए यू। अब यहाँ लिखेंगे दैट इज़ यू तो नहीं लिखेंगे ना, योर्स, ये किसका है, उस संपत्ति का मालिक, मालिक बताने के लिए हम योर्स यूज़ कर रहे हैं, ये रहा योर्स, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं। आप इस स्लाइड का या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी कॉपी में लिख लीजिए, और इनको 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, यू, योर, योर्स, योर सेल्फ। तो इस तरीके से इनको 2-3 बार रीड करेंगे तो समझ में आ जाएंगे। ये सारे एक ही आदमी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, ये सारे एक ही आदमी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, ये सब एक ही के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, ये एक ही के लिए, तो समझ रहे हैं आप, ये एक ग्रुप है। इनमें से हमें कौन सी प्रोनाउन काम में लेनी है, हमें ये फैसला करना है। अगर हम सब्जेक्ट के स्थान पे काम में लेना चाहते हैं तब तो ये प्रोनाउन काम में लेनी है, ऑब्जेक्ट पे आ रहे हैं तो ये, किसी चीज़ का कब्ज़ा बताने की कोशिश है तो ये, और ये दोनों, और खुद पर है या फिर जोर दे के कहना चाहते हैं तो फिर ये। बाकी सब्जेक्ट जो हैं, बाकी जो प्रोनाउंस हैं उनके लिए ये रहे। अब एक बार देखते हैं और एग्जांपल्स।
ये स्लाइड जो आप देख रहे हैं, इसको देखकर आप ज़रा भी विचलित ना हो। एक एक शब्द की व्याख्या करने की कोशिश रहेगी, और आप बहुत सा तो जानते हैं ऑलरेडी, समझ जाएंगे, मुश्किल नहीं होगी। सेंटेंस में कौन सी क्रिया है, कौन सा टेंस है, क्या है क्या नहीं है, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। बहुत सारी चीज़ें अगर आपने देखी हैं तो हम देखते हैं। ये जो ब्लू बॉक्स देख रहे हैं, हर ब्लू बॉक्स में एक एग्जाम्पल है, और किस प्रोनाउन का कौन सा इस्तेमाल विशेषता है जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आइडिया है। ठीक है, देखिए, आई हिड माई सेल्फ, मैंने खुद को छुपाया। ठीक है, जैसे कोई हमें ढूंढ रहा और हम खुद को छुपाने की कोशिश, तो खुद को ही तो छुपाते हैं, किसी और को थोड़ी छुपाते हैं। तो आई हिड माई सेल्फ, मैंने खुद को छुपाया। अब खुद, ये जो क्रिया है हाइड, इसका असर किस पे पड़ रहा है? मुझ पर, खुद पर। तो माई सेल्फ लिखा हमने, ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ का इस्तेमाल इस सेंटेंस में है। ठीक है, आई हिड माई सेल्फ, मैंने खुद को छुपाया। आई क्या है? सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट केस है। और इस जो हाइड क्रिया है, छुपाना, उसका असर किस पे पड़ रहा है? मुझी पर पड़ रहा है। इसलिए मैंने इस एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पर काम में लिया, माई सेल्फ। ठीक है, अब ये सेंटेंस देखिए, इफ़ यू डू सो यू विल हर्ट योर सेल्फ। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम खुद को हर्ट कर लोगे, चोट पहुंचा लोगे। अब ये देखिए, इफ़ यू डू सो, अगर तुम ऐसा करते हो, ये क्या है? सब्जेक्ट प्रोनाउन है। आगे वाला दूसरा सेंटेंस क्या है? यू विल हर्ट योर सेल्फ। टेंस कौन सा है? आप विल से आइडिया लगा सकते हैं। ये मुख्य क्रिया है हर्ट। तो देखिए, तुम खुद को चोट पहुंचा लोगे, योर सेल्फ रिफ्लेक्सिव। यू विल हर्ट, यू सब्जेक्ट है, विल फ्यूचर है, हर्ट मुख्य क्रिया है। और ये जो हर्ट है, ये किस पर होगा? खुद ही पर होगा, योर सेल्फ। यू पर ही हो रहा है, इसलिए योर सेल्फ। अब ये देखिए, ये एग्जाम्पल, यू शेव योर सेल्फ। शेव जो करते हैं, शेव दाढ़ी बनाना, अगर यू इस योर सेल्फ को काट देते, यू शेव, तो ये क्या बनता कि तुम दाढ़ी बनाते हो। अब प्रश्न ये पैदा होता है, ये दाढ़ी किसकी बनाई जा रही है? खुद की या किसी और की? दिमाग पे जोर डालिए और ये बताइए कि ये दाढ़ी किसकी बनाई जा रही है? खुद की बनाई जा रही है या किसी और की? ये बताने के लिए हमें एक प्रोनाउन की हमें आवश्यकता पड़ रही है कि भाई खुद की हो रही है। आई सेल्फ, यू शेव योर सेल्फ, तुम खुद की दाढ़ी बना रहे हो, रिफ्लेक्सिव। यानी कि शेविंग की जो क्रिया है, उसका असर किस पर पड़ रहा है? खुद ही पर पड़ रहा है। ठीक है, तो ये देखिए, यू शेव योर सेल्फ। तो यहाँ पर ये योर सेल्फ कौन सा प्रोनाउन है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और ये जो क्रिया है शेव, इसका असर किस पर पड़ रहा है? सब्जेक्ट पर ही पड़ रहा है। इसलिए ये देखिए, यहाँ पर एक आर छूट गया है, योर सेल्फ है। ठीक है, तो आप एज्यूम करें या लिख लीजिए, ये यहाँ पर एक आर छूट गया है, मिस है। योर, आर लिखना है यहाँ पर, मैं फिर से बोल देता हूँ, आर, योर सेल्फ। ठीक है, अब ये देखिए, यहाँ पर माई सेल्फ जो है, उसका हमने एक एम्फेटिक यूज़ किया है। पहले ये सेंटेंस देख लेते हैं, उसके बाद में इसे देख लेंगे। आई माई सेल्फ हैव नॉट सीन दिस मूवी। ये फिल्म अभी तक मैंने खुद नहीं देखी है। जैसे मान लीजिए मेरे पास किसी फिल्म की कोई डीवीडी है, और आप अगर उसकी डिमांड करते हैं कि एक बार मुझे दीजिए, तो मैं कहूँगा अभी तो मैंने खुद ने ही नहीं देखी, तो पहले मैं खुद देखूँ फिर तुम्हें दूँ। तो ये जो माई सेल्फ है, ये बस खुद के लिए इस्तेमाल किया है, खुद। आई माई सेल्फ हैव नॉट सीन दिस मूवी। अगर हम इस माई सेल्फ को हटा देते हैं तो देखिए, आई हैव नॉट सीन दिस मूवी, मैंने इस फिल्म को नहीं देखा है। ये तो एक साधारण सेंटेंस बन गया ना, मैंने इस फिल्म को नहीं देखा है, अभी तक नहीं देखा है। लेकिन अभी खुद नहीं देखा, ये कैसे बताएंगे हम? खुद, अभी तक तो मैंने खुद ने नहीं देखा, तो ये कैसे बताएंगे? खुद। तो ये यहाँ पर माई सेल्फ। अब रिफ्लेक्सिव में ये माई सेल्फ देखिए वर्ब के बाद में, लेकिन यहाँ पर एम्फेटिक यूज में कहाँ लिखा है? सब्जेक्ट के तुरंत बाद में। हमें यही ध्यान रखना है, ये खास बात है। जब रिफ्लेक्सिव यूज कर रहे हैं इसका प्रोनाउन का, तब तो वर्ब के बाद में।
और अगर एम्फेटिक यूज़ कर रहे हैं तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद में। बस ये ध्यान रखना है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन एक ही हैं, इनका यूज़ किस तरह से होता है बस यही है। तो देखिए, आई माई सेल्फ हैव नॉट सीन दिस मूवी, अभी तक मैंने खुद ने ये मूवी नहीं देखी है, खुद, तो ये एम्फेटिक यूज़ है। अब ये दूसरा देखिए, ये सेंटेंस, ही हिमसेल्फ सेड सो, उसने खुद से कहा, ऐसा कहा, उसने खुद से ऐसा कहा। जैसे मान लीजिए किसी एग्ज़ाम में मैं फेल हो गया, अब मैं खुद से ये कहूँ कि नहीं मैं डबल मेहनत करूँगा या ज़्यादा मेहनत करूँगा, तो वो क्या है, खुद से ही कहा है मैंने, किसी और से तो नहीं कहा ना। तो ही हिमसेल्फ सेड सो, उसने खुद से ऐसा कहा, तो हिमसेल्फ का यूज़ क्या है, एम्फेटिक यूज़ है सब्जेक्ट के तुरंत बाद में। अब ये देखिए, ये एग्जाम्पल, माई ब्रदर ऑलवेज टोल्ड अस स्टोरीज, मेरे भाई, मेरा जो भाई है उसने हमेशा हमें कहानियाँ सुनाई। माई ब्रदर ऑलवेज टोल्ड अस स्टोरीज, कहानियाँ सुनाई, कहानियाँ कहीं, या इसको देखने से आपको ये पता चलेगा कि टेल की फॉर्म है सेकंड, टोल्ड। तो यहाँ पर देखिए वी का वी, अगर हम ये मानते हैं कि जो सब्जेक्ट है वी, उसकी ऑब्जेक्ट केस क्या है, अस, तो हमने यूज़ किया। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, माई ब्रदर, ये इतना बड़ा, ये देखिए ये एक्चुअल में ये प्रोनाउन ना होकर कि माई ब्रदर, मेरा भाई, ठीक है, यहाँ पर ये पॉजेसिव फॉर्म में यूज़ हो रहा है कि मेरा भाई, ठीक है। तो एक प्रोनाउन तो ये रही और एक ये रही, ये तो सब्जेक्ट में, लेकिन ये खुद सब्जेक्ट नहीं है, ये पॉजेसिव केस का एक नाउन की तरह यूज़ हो रहा है यहाँ तक का, और ये ऑब्जेक्ट है। तो माई ब्रदर ऑलवेज टोल्ड अस स्टोरीज, मेरे भाई ने हमेशा कहानियाँ सुनाई, ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है ये, अस, हमें। अब देखिए आगे इनडायरेक्ट भी लिखा है, तो देखिए ऑब्जेक्ट जो हैं, हमने, अगर आपको याद हो तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी कि क्रिया के बाद में ऑब्जेक्ट आते हैं। तो क्रिया का डायरेक्ट जिस पर असर होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जिस पर असर डायरेक्ट नहीं होता है उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और ये क्रिया जो है उस ऑब्जेक्ट के लिए की गई है, ठीक है, किसके लिए की गई है क्रिया, ये उस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए की गई है। जैसे कहानियाँ किसको सुनाई गई है, स्टोरीज एक ऑब्जेक्ट है, ये तो डायरेक्ट है, और किसको सुनाई गई, ये काम जो है, ये कहना, ये किसके लिए हुआ, वो हमारे लिए हुआ है। यानी टोल्ड की, टेल की जो क्रिया है, टोल्ड की जो क्रिया है, ये किसके लिए हुई है, ये अस के लिए हुई है, तो ये क्या है, इनडायरेक्ट। और भी इसके बारे में एक वीडियो छोटा सा बनाएंगे, ऑब्जेक्ट्स के बारे में और जानकारी मिलेगी। अब देखते हैं, मोहन गेव देम अ लेटर, मोहन ने उन्हें एक पत्र दिया। यहाँ पर देखिए वी का ये जो दे है, इसका हमने ऑब्जेक्ट फॉर्म काम में लिया है देम, तो ये भी इनडायरेक्ट है, क्योंकि अगर हम पता करें इस देम को, अगर एक बार हटा दीजिए आप, देखिए ये जो देम है, आप ये एज्यूम करिए कि देम यहाँ पर नहीं है। मोहन गेव अ लेटर, मोहन ने एक पत्र दिया, अब दे तो दिया, लेकिन किसे दिया है ये बताने के लिए हमने यहाँ पर एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखा है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो लेटर है, और दिया किसे, देम को, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट तो मोहन है, तो फिर गेव क्रिया है, तो फिर ऑब्जेक्ट क्या हुआ, ये लेटर, और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है देम, क्योंकि ऑब्जेक्ट में तो आ रहा है ना, तो ऑब्जेक्ट हमें यूज़ करना है, ऑब्जेक्ट फॉर्म यूज़ करनी है दे की। अब ये देखिए ये सेंटेंस, यू हिड योरसेल्फ इन ग्रास, तुमने खुद को घास में छुपाया, तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव है, योरसेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव है, यू हिड योरसेल्फ, यू क्या है, सब्जेक्ट है, क्रिया क्या है, हाइड, हाइड की सेकंड फॉर्म हिड, योरसेल्फ यानी कि खुद को, तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ये जो हाइड क्रिया है इसका असर किस पे पड़ रहा है, ये खुद इस सब्जेक्ट पर ही पड़ रहा है, तो ये योरसेल्फ प्रोनाउन यूज़ किया, और ये रिफ्लेक्सिव फॉर्म है यू का। इन ग्रास, ये हमें एक जानकारी दे रहा है कि हमने ये क्रिया कहाँ की। अब देखिए एम्फेटिक यूज़ किया है, आई माई सेल्फ मेड दिस केक, मैंने खुद ये केक बनाया, जैसे इसको काट दूं मैं, माई सेल्फ को, आई मेड दिस केक, मैं इस केक को, मैंने ये केक बनाया, लेकिन अब खुद से बताना चाहते हैं हम जोर दे के,
मैंने खुद ये केक बनाया है। तो आई माई सेल्फ मेड दिस केक, तो यहाँ पर एम्फेटिक यूज है, माई सेल्फ का एम्फेटिक यूज। देखिए एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये सेम ही होती हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि अगर आप इनका एम्फेटिक यूज कर रहे हैं तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखा जाएगा, ठीक है। और अगर आप इनका रिफ्लेक्सिव यूज कर रहे हैं तो फिर वर्ब के बाद में यूज करें। और इनको बार बार देखेंगे तो आपको इजीली याद होगा। थोड़ा चैप्टर जटिल है, दिमाग ज़्यादा घुमाना पड़ रहा है, लेकिन इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं। आप बहुत सारी चीज़ तो पहले से देख कर आ रहे हैं। तो हमने जो शुरू में स्लाइड देखी थी ये कि हमें भाई ये 7 किस्म की प्रोनाउंस पढ़नी, इनमें से ये ऊपर वाली तो आप देख चुके हैं। पर्सनल प्रोनाउन है, बस इन्हीं का रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक यूज़ है और इनकी अलग अलग केसेस हैं। पर्सनल प्रोनाउन के देखिए, ये सब्जेक्ट केस था, सब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट केस था, ऑब्जेक्ट की जगह, पजेसिव डिटरमाइनर की तरह, पजेसिव केस में रिफ्लेक्सिव और ऑब्जेक्टिव। तो ये तो हमने देख लिया है। अब देखिए ये, ठीक है। अब हम ये 4 और देख लेते हैं, ये भी सरल सी हैं, कोई मुश्किल नहीं है। इनमें से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस तो आप ऑलरेडी जानते हैं, आप देख चुके हैं, दिस और दैट जो देखा था बस वही है। और ये देखिए इंडेफिनेट प्रोनाउन। अब ये देखते हैं, ये ऐसे प्रोनाउंस हैं जो किसी निश्चित व्यक्ति या चीज़ की ओर इशारा नहीं करती, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति या चीज़ जो अनिश्चित है उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। जिस आदमी के बारे में, जिस चीज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वो क्या है, कितना है, कैसा है, तो उसके लिए ये प्रोनाउंस इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे सम, फ्यू, मैनी, मच, समबडी, एनी, एट्सेट्रा। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। मेनी ऑफ देम वर एजुकेटेड, मैनी ऑफ देम यानी कि उनमें से बहुत सारे, जो भी सामने खड़े हैं उनमें से मैनी, मैनी देखिए देम, अगर उनको गिनने बैठे हैं तो गिन तो सकते ही हैं, इसलिए हमने मैनी का यूज़ किया है। अगर नहीं गिन सकते तो हम मच का यूज़ करेंगे, ठीक है। और भी पढ़ लेंगे, आ जाएगा धीरे धीरे। एक ही दिन में हमें कोई पीएचडी नहीं करनी, कोई जल्दी से एग्ज़ाम नहीं देना, हमें इस चीज़ को समझना है, आत्मसात करना है, ताकि हमेशा का झगड़ा जो है ख़त्म हो, ठीक है। देम, मैनी ऑफ देम, मैनी ऑफ देम जो है यानी कि जो जितने भी वहाँ पर लोग हैं उनमें से बहुत से लोग, वर। अब ये देखिए एक से ज़्यादा है, ये मैनी कितने हैं, एक से ज़्यादा हैं, इसलिए हमने वर का इस्तेमाल किया। एजुकेटेड, उनमें से ज़्यादातर पढ़े लिखे थे। वर से हमें पता चलता है ये पास्ट का है वर, ठीक है ना। समबडी विल हेल्प यू, कोई तुम्हारी मदद करेगा। अब ये समबडी, ये कोई, ये कौन है, इसके बारे में तो जानकारी नहीं है। अब देखिए ये सेंटेंस देखिए, हैव यू एनी कार, क्या तुम्हारे पास कोई कार है। एनी का यूज़ किया है, एनी का मतलब कोई भी कार। हम सामने वाले से ये पूछना चाहते हैं कि तुम्हारे पास कोई कार है क्या, कोई भी हो, वो उसके बाद में बताएगा, तब दूसरा सवाल होगा कौन सी। लेकिन हाल फिलहाल कौन सा कार है कि तुम्हारे पास कोई भी कार है क्या। तो यहाँ पर हमें ये इंडेफिनेट है, ये पता ही नहीं है कि कौन सी है, ठीक है। ये एग्जाम्पल देखते हैं, हाउ मच शुगर डू यू वांट, तुम कितनी चीनी चाहते हो। मतलब चाय का ऑफर है और ये पूछा जा रहा है कि इसमें कितनी चीनी चाहिए। अब हम उसमें ये थोड़ी कहेंगे 1 दाना 2 दाना, तोलने की भी कोई व्यवस्था नहीं होती, लेकिन काउंटिंग पर्पज़ से हम क्या करते हैं कि चम्मच में काउंट कर लेते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर हमने मच यूज़ किया क्योंकि जो शुगर है उसको गिना नहीं जा सकता। कैसे गिनेंगे बताओ, 1 दाने 2 दाने वगैरह ऐसा तो कुछ नहीं है, आधा चम्मच, पौन चम्मच या 1 चम्मच 2 चम्मच वगैरह। तो ये शुगर क्या है, अनकाउंटेबल है, मतलब इसको गिना नहीं जा सकता। हाउ मच शुगर डू यू वांट, तुम कितनी चीनी चाहते हो, 1 चम्मच 2 चम्मच, तो जो भी आंसर है वो दिया जा सकता है। तो मच क्या है, एक इंडेफिनेट प्रोनाउन है। एनी क्या है, इंडेफिनेट प्रोनाउन है। समबडी और मैनी। अब नीचे वाला देखते हैं, हैव यू लेफ्ट एनी एप्पल इन द मार्केट, बाजार में तुमने कोई सेब छोड़ा है। मान लीजिए कोई आदमी गया और बाज़ार में से सारे सेब खरीद लाया। अब उसके बाद में मैं जाऊं और मुझे पता चले कि बाज़ार में कोई है ही नहीं सेब, तो मैं उससे यही पूछूं तुमने बाज़ार में कोई छोड़ा है क्या। तो ये क्या है, हैव यू लेफ्ट एनी एप्पल इन द मार्केट, बाज़ार में कोई सेब छोड़ा है, अगर कोई एक आधा बचा हो तो वो भी खरीद लो। तो ये देखिए यहाँ पर हमने यूज़ किया, देखिए एनी।
अब आप ये चीज़ें समझ सकते हैं कि इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है। तो जिन चीज़ों को आप या तो गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते, उनके लिए हमने अनिश्चितता को बताने वाले कुछ शब्द हैं, उनको हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं और उनको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। अब ये रिलेटिव प्रोनाउंस, ये भी आप जानते हैं। ये देखिए आप, हु, वेयर और विच, इनको समझ लेते हैं, छोटे ही हैं, ये ज़्यादा नहीं है। ये ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो किसी नाउन से जुड़े होते हैं और उसी नाउन के बारे में अन्य जानकारी दर्शाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। समझते हैं कैसे? एग्जाम्पल, हु, होम, विच, वेयर, और इनका प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जब हम कंजंक्शन देखेंगे तो ये डिटेल और पता चल जाएगी। इन दोनों वाक्यों में एक ही नाउन की बात हो रही है, ये बात तो सही है। देखिए एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इस शब्द पर जाइए। रिलेटिव का मतलब जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लिंक्ड हैं। ठीक है ना? रिलेटिव हम आपस में बातचीत करते हैं तो कहते हैं ना, ये हमारा रिलेटिव है, तो जुड़े हुए हैं तभी तो रिलेटिव है। तो बस वैसे ही समझ लीजिए आप। हेयर इज़ द बॉय, देखिए हेयर इज़ द बॉय हु हेल्प्स मी, जो कि मेरी मदद करता है। अब ये देखिए, हेयर इज़ द बॉय, ये क्या है? एक स्थिति बताई जा रही है। हेयर, यहाँ पर इज़ द बॉय, ये देखिए द बॉय के बारे में बताया जा रहा है हु के द्वारा। हु क्या है? यहाँ पर एक लड़का है जो कि मेरी मदद करता है। हु हेल्प्स मी, जो कि मेरी मदद करता है। तो ये हु क्या कर रहा है? हु के बाद में हमें ये जो शब्द बताए जा रहे हैं, ये किसके लिए बताए जा रहे हैं? इस बॉय के बारे में बताए जा रहे हैं। हु के माध्यम से ये जो जानकारी दी जा रही है, ये किसके बारे में? इस बॉय के बारे में। तो ये इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को जोड़ने का एक कंजंक्शन भी है। ठीक है ना? और देखेंगे तो पता चलेगा। हेयर इज़ द बॉय हु हेल्प्स मी, यहाँ पर वो लड़का है जो मेरी मदद करता है। अब ये जो हमने किसके लिए काम में लिया है? उस लड़की के लिए काम में लिया है, तो ये हो गया ना। हु किसके लिए काम में ले रहे हैं? इसके लिए। और इसके मार्फत हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये उसमें एक बात और है। ये आगे ना, ये ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो किसी नाउन से जुड़े होते हैं और उसी नाउन के बारे में अन्य जानकारी दर्शाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये बॉय एक नाउन है और ये हु क्या करता है? इस हेल्प मी, इस बॉय से जुड़ी हुई जानकारी बताने के काम में आ रहा है। अब ये नीचे वाला एग्जाम्पल देखिए, आई नो द मैन हु केम हियर यस्टरडे, मैं उस आदमी को जानता हूं जो कल यहां पर आया था। आई नो द मैन, यानी कि मैं उस आदमी को जानता हूं। ये द मैन, ये मैन कौन सा है? हु, जो केम हियर यस्टरडे, जो यहां पर कल आया था। तो ये मैन जो है ना, इसी की ये जानकारी है जो कि आया था, कल जो आया था। ये जो इतनी जानकारी है किसकी है? इसी आदमी की है और ये हु के माध्यम से बताई जा रही है। अब ये एग्जाम्पल देखिए, दिस इज द प्लेस वेयर आई लॉस्ट माई मनी, यही वो जगह है जहाँ पर मैंने अपना पैसा खोया था। मान लीजिए मैं खूब सारे पैसे लेके जा रहा हूँ और वो कहीं गिर जाएं, तो मैं किसी को बताऊं कि ये वो जगह थी, बुला के देखो जहाँ पर मेरे पैसे खो गए थे। तो ऐसा होता है। दिस इज़ द प्लेस, यही वो जगह है, वेयर आई लॉस्ट माई मनी, यहाँ पर हमने यूज़ क्या किया? वेयर। प्लेस, प्लेस के बारे में ही जानकारी बताई जा रही है जहाँ पर कि मैंने पैसा खोया था। प्लेस, वेयर, प्लेस कौन सा? आई लॉस्ट माई मनी। तो देखिए दो सेंटेंस को कैसे जुड़ रहे हैं। देखिए आई लॉस्ट माई मनी, ये एक सेंटेंस है और दिस इज़ द प्लेस, यह एक स्थान है, तो ये भी हो गया। तो ये दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। और डिटेल्स हम इसकी जब कंजक्शन देखेंगे तब देख लेंगे। द डॉग विच आई बॉट यस्टरडे हैज़ डाइड टुडे, जो कुत्ता मैंने कल खरीदा था वो आज मर गया है। देखिए द डॉग विच आई बॉट यस्टरडे, विच हमने क्या, विच किसको बताया? इसी डॉग के बारे में जानकारी दी रही है। जो विच शब्द जो है वो इस डॉग के बारे में जानकारी दे रहा है कि जो कल मैंने खरीदा था, हैज़ डाइड टुडे, वो आज मर चुका है। हैज़
क्या है और डाइड क्या है ये बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, और टुडे क्या है ये भी बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये थर्ड फॉर्म है और ये परफेक्ट है और ये एक एडवर्ब है। ठीक है, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, दिमाग पे जोर डालते रहिए, और दर्द करने लगे तो थोड़ी देर विराम ले लीजिएगा, उसके बाद में फिर से देखिए तो याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव हम पहले देख चुके हैं, दिस दैट दिस दोज, तो वो अगर आपको याद है तो वही है, दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ योर कार, दीज आर 4 एप्पल्स, दोज आर 10 कार्स, वो 10 कारें हैं, ये 4 सेब हैं। तो ये आप पहले देख चुके हैं। इसमें मुझे लगता है आगे की स्लाइड चेंज करनी चाहिए। अब इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, ये भी आप इनसे परिचित हैं। देखिए, ये ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जिनका प्रयोग सवाल पूछने के लिए किया जाता है। अब सवाल हमने कई बनाए हैं, टेंसेस पढ़े थे तो कितने सारे सवाल बनाए थे, बस वही हैं। वेयर इज़ माई वाटर, मेरा पानी कहाँ है। हु इज़ योर फादर, तुम्हारा पिता कौन है। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। वेयर डू यू बिलोंग टू, मतलब तुम कहाँ से संबंधित हो, कहाँ से संबंध रखते हो। विच इज़ योर कार, तुम्हारी कार कौन सी है। तो ये चीज़ें भी आपको सुनी हुई भी लग रही हैं और याद भी हैं, आपने बहुत इनको ट्राई किया है। तो इन सब चीज़ों को आप ट्राई करते रहें, बार बार देखें। इस वीडियो को एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी चीज़ों में समय देना ही पड़ता है। तो प्रोनाउंस हमने देखा, नाउन की जगह पर जो शब्द काम में लेते हैं वो प्रोनाउंस होते हैं। हमने आज ये 7 किस्म के प्रोनाउन देखे। किसी किताब में आपको 8 मिल जाएंगे, किसी में 9 में मिल जाएंगे, किसी में, इनकी संख्या से हमें एक बार थोड़ा अलग रह गया। हमारा मकसद क्या है, इनको समझना, इनको सीखना। तो 1 2 3 पर्सनल, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक, ये प्रोनाउन एक साथ ही पढ़ी हैं और ये 4 हमने अलग पढ़ी हैं। तो एक साथ इनको पढ़ा तो ये स्लाइड थी, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इन प्रोनाउंस का यूज़ हम इतनी तरह से कर सकते हैं। हो गया। अब देखिए, ये चार्ट था, इसे भी ट्राई करिएगा। ये एग्जांपल्स थे, इन्हें भी ट्राई करिएगा। इसके जैसी और भी बनाइएगा। और ये इंडेफिनिट प्रोनाउन था, ये रिलेटिव प्रोनाउन था, और ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन था, और ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन था। बहुत सारी थी, मैं जानता हूँ समझने में टाइम लगता है, थोड़ा और टाइम दीजिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।